अब की बारी किसकी पारी में हम बात करेंगे वैशाली सीट की। वैशाली सीट बिहार में इसलिए चर्चा में है क्योंकि वैशाली सीट पर एक तरफ राजद और कांग्रेस ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ होता नहीं है, ये हमारे दर्शक भी बखूबी समझते हैं। क्या कुछ वहां के समीकरण है और क्या इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, वैशाली सीट पर ये जो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा? क्या कुछ समीकरण वहां के क्या कह रहे हैं? देखिए, वैशाली का जो चुनाव है वो बहुत रोचक और रोमांचक हो गया है। हालांकि जब आप 2020 के चुनाव को देखिएगा तो कमोबेश यही स्थिति थी। कहने का मतलब कि उस समय भी यही तीन प्रमुख प्रत्याशी थे। जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से संजीव सिंह चुनाव लड़ रहे थे, अजय कुमार कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब वो एलजेपी के प्रत्याशी थे, इस बार वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। फर्क इतना है, लेकिन ये एक बड़ा फर्क है और इस बड़े फर्क से एक असर संजीव सिंह के ऊपर भी पड़ सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जनसुराज ने भी यहां से प्रत्याशी दिया है, सुनील कुमार यहां से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। एक और दिलचस्प बात है कि जो यहां से एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल, वो जो समाजवादी नेता रहे हैं वरिष्ठ वृषण पटेल के भतीजे हैं। वृषण पटेल जो है वो 6 बार के विधायक हैं, वैशाली से 6 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि वृषण पटेल जो है अपने भतीजे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या दिखता है? महागठबंधन में रार और परिवार में भी तकरार। तो इसीलिए यहां का चुनाव जो है बहुत रोचक हो गया है। अगर आप वैशाली विधानसभा क्षेत्र को देखिए तो यहां से जो चीजें आपको दिखेंगी, 2010 से अगर आप देखते हैं तो हर चुनाव में जो विधायक है उसका चेहरा बदल जा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि हर बार जीतने वाली पार्टी वही है, जेडीयू। 2010 हो, 2015 हो, चाहे 2020 हो, तीनों बार जेडीयू चुनाव जीता है। लेकिन 2010 में वृषण पटेल थे, तो 2015 में राजकिशोर सिंह थे और 2020 में सिद्धार्थ पटेल थे। जो वैशाली की लड़ाई होती है, दरअसल अब तक अगर आप देखिए तो यहां पर भूमिहार वर्सेस कुर्मी की लड़ाई जो है वो देखने को मिलती है। यहां से एलपी शाही भी 3 बार जीते हैं। इनफैक्ट अगर शाही परिवार की बात कीजिए तो 6 बार उनको भी जीत यहां पर मिली है। तो ये भूमिहार वर्सेस कुर्मी की लड़ाई वैशाली में अक्सर देखने को मिली है। अब जो पिछला चुनाव हुआ वहां पर जब अजय कुशवाहा एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो वो 17.2% वोट लेकर आ गए थे, 33,351 वोट। और यही वजह थी कि सिद्धार्थ पटेल का जो जीत का मार्जिन है वो घटकर 7,413 वोट रह गया था। जबकि 2015 में यहां पर अगर आप देखिए तो राजकिशोर सिंह जो हैं लगभग 31,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि उनके सामने वृषण पटेल हम सेकुलर के प्रत्याशी थे। तो एक चीज दिखता है कि अजय कुशवाहा के आने से जो जेडीयू के वोट है उस पर असर पड़ा। अब यही मैं कहता हूं कि यहां पर जो 2 प्रत्याशी हैं महागठबंधन से, ये उसको लाभ भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, संजीव सिंह भूमिहार जाति से हैं तो वो भूमिहार वोटरों का बड़ा हिस्सा लेकर निकलेंगे। भूमिहार ट्रेडिशनली किसको वोट करते हैं? एनडीए को वोट करते हैं। इसी तरह से अजय कुशवाहा पिछली बार जो है 33,000 से ज्यादा वोट लेकर आए हैं, वो उन्होंने किसका नुकसान किया? उन्होंने भी जो है जेडीयू का नुकसान किया। इस बार भी वही करना चाहते हैं। तो इसमें जो कोशिश है वो ये है कि एक तरफ जो है भूमिहार वोटर संजीव सिंह को वोट करें तो एनडीए का वोट कम होगा, जो कुशवाहा वोटर्स हैं वो अजय कुमार को वोट करें तो यहां पर एनडीए का वोट कम होगा। यही रणनीति भी हो सकती है। हालांकि कहने के लिए इसको फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बात बनी नहीं,
लेकिन ये एक देखने की बात आपको यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में दिखेगी। आप कह सकते हैं कि आपस की जो यहां लड़ाई है, यह लड़ाई महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। अब इसमें अगर आप देखिए तो संजीव सिंह क्या चाहते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, वो जो है क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि MY का वोट उनको मिले और साथ में जो भूमिहार वोटर्स हैं जिनकी की संख्या यहां 9-10% है, कुछ लोग इसको 10-12 तक कहते हैं, वो वोट भी उनकी तरफ आ जाए। तो MY जो है वो 24 से 25% है और अगर भूमिहार के 9-10% आ गए तो 35-36% वोट हो जाएंगे और तब जो SC अनुसूचित जाति के वोट हैं और अदर OBC EBC जो यहां 10 से 11% हैं, उनके वोटों के सहारे एक बार 40% का आंकड़ा क्रॉस किया जाए और जब फाइट ट्रायंगुलर होगी तो 40% वोट जीतने के लिए काफी होता है। एग्जैक्ट यही चीज आरजेडी के भी प्रत्याशी सोच रहे हैं कि MY, चूंकि वो तो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तो उनको लगता है MY तो हमारा वोट है, तो MY के 24 से 25% वोट उनको मिल जाएं और साथ में उनको जो है कुशवाहा के 5 से 5.5-6% वोट वो उनको मिल जाए, तो वैसी परिस्थिति में जो उनका आंकड़ा है वो भी 30-32% के आसपास का पहुंच जाएगा और फिर अदर OBC EBC और जो SC वोटर्स हैं उनको जोड़कर वो जो है 38-39% का वोट ले आए और भूमिहार वोटर्स को संजीव सिंह काट दें, तो वो आराम से यहां चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों जो है वो छोड़ रहे हैं, दोनों के अपने समीकरण हैं। दोनों क्या चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि MY के साथ उनकी जाति का वोट उनको मिल जाए और जो दूसरा कैंडिडेट है वो अपनी जाति के वोट काटकर NDA को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन इसमें एक डर है और डर यह है कि जो M और Y है वो आखिर किसको माने कि वो JDU के साथ करीबी मुकाबले में है, वो संजीव सिंह हैं या अजय कुशवाहा हैं। और अगर आप समझिए कि वो दोनों तरफ अगर बट जाता है MY, तो दोनों में से किसी की जीत नहीं होगी और वैसी परिस्थिति में JDU के सिद्धार्थ पटेल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज है, जब एक बार ये तय हो जाएगा कि ये पार्टी या ये व्यक्ति जो है JDU के साथ करीबी मुकाबले में है, तो वैसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, मान लीजिए JDU वर्सेस कांग्रेस की बात हो जाती है कि यहां पर भूमिहार वर्सेस कुर्मी की बात हो जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में कुशवाहा ये भी तो सोच सकते हैं कि फिर क्यों ना हम अपने लव कुश कॉम्बिनेशन के साथ चले जाएं। तो वैसी परिस्थिति में अजय कुशवाहा को अपेक्षित वोट नहीं मिलेगा और अगर जो है अजय कुशवाहा JDU के साथ मुकाबले में आ जाते हैं तो भूमिहार वोटर्स को लगेगा कि फिर हम संजीव सिंह को क्यों वोट दें, हम अपने परंपरागत तरह से हम NDA को वोट करते हैं, क्यों ना हम उधर चले जाएं। तो यह नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति यहां पर निर्मित हो सकती है। क्या होगा यह चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन जो अगर आप वैशाली में देखें, जो जातीय समीकरण है, यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20.5% जो हैं वो हैं और वैशाली में LJP का जो है एक प्रभाव रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में LJP जो है अपने वोटों को कितना JDU की तरफ यहां पर ट्रांसफर करता है वो देखना जो है दिलचस्प होगा। यहां पर पासवान वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो वो वोटर्स अगर JDU की तरफ शिफ्ट हुए तब फिर JDU के लिए स्थिति अच्छी होगी। इसी तरह से अदर OBC में से बड़ा चंक कौन निकालता है उस पे भी परिणाम निर्भर करेगा, क्योंकि 10 से 11% जो है वो अदर OBC EBC भी हैं। तो वैशाली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अब यह बताना फिलवक्त बहुत मुश्किल है
कि जो महागठबंधन की आपस की लड़ाई है जी। वो उसको फायदा पहुंचाने जा रहा है या उनको नुकसान करने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही स्थिति यहां पर बनते हुए दिख रही है। तो वैशाली के चुनाव पर सभी की नजदीकी नजर होगी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट यहां पर हो रहा है, ऐसा दिखता है। अब वो जानबूझकर हो रहा है या इत्तफाकन हो रहा है, ये तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये जो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसको नजदीक से देखने और उसका विश्लेषण करने की जो ख्वाहिश है वो हर विश्लेषक को है। तो वैशाली में एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो बनती हुई दिख रही है। चलिए तो इंतजार किया जाए कि वैशाली में कौन कितना असरदार होता है और ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है इसमें बाजी मारने की स्थिति में कौन आता है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा।